गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो तो आज हम हमारे थेरीज ऑफ डिमांड का नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ डिमांड। क्या है इक्विमार्जिनल यूटिलिटी? इक्विमार्जिनल यूटिलिटी जिसे कि हम लोग कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। समसमांत उपयोगिता नियम या इक्विमार्जिनल यानी क्या है कि जो जैसे कि आप जानते हो सिर्फ सिंगल यूनिट परचेस करके या सिंगल कमोडिटी को परचेस करके वी कैन नॉट गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वी हैव टू स्पेंड द मनी ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ टू सेटिस्फाई आवर डिफरेंट वांट्स। बराबर है। हमें क्या करना होता है, हमें अलग अलग वस्तुओं पर हमें हमारी जो सीमित द्रव्य है उसे व्यय करना होता है, और जिसे वह बहुत सोच विचार करके हम लोग क्या करते हैं, व्यय करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसे सेटिस्फेक्शन गेन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए है, जैसे खाना भी चाहिए, हमें कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, अगर तबीयत ख़राब हो जाती तो हमें मेडिसिन्स भी चाहिए है, हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए है। तो ऐसी बहुत सी कमोडिटीज़ है जिसके ऊपर वी वांट टू स्पेंड आवर मनी। लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की अधिक मात्रा को क्रय करने हेतु प्रायः घटती जाएगी। जैसे कि हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने पिछले इसमें देखा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि जैसे हम लोग को कमोडिटी परचेस करते हैं तो उसकी जो हमें मिलने वाली एडिशनल जो यूटिलिटी है आफ्टर कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो फिर ये जैसे रिड्यूस हो जाती है तो हम लोगों को अलग अलग वस्तुओं पे उसे खर्च करना है। हमारी जो लिमिटेड इनकम है या हमारी जो जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारी जो इनकम है वो हमें अलग अलग इस पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अब जब मुझे एक कमोडिटी से समझ लीजिए मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है तो मैं क्या करती हूँ कि उसी तरह से दूसरी कमोडिटी जिससे मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसे रहेगा, सेम रहेगा, तो उसके ऊपर मैं क्या करती हूँ कि उसे खर्च करती हूँ। इस प्रकार उसके सामने यह समस्या यानी हमारे सामने यह समस्या आ जाती है कि वो बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता वाले द्रव्य को घटती हुई सीमांत उपयोगिता वाली वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे कि अपने सीमित आय द्वारा उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। यानी मुझे क्या करना है, लिमिटेड जो मेरा इनकम है उसे इस तरह से मुझे स्पेंड करना है कि मुझे उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, ये तभी संभव है जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई द्रव्य राशि द्वारा उसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। यदि सब वस्तुओं पर खर्च की गई द्रव्य आय की सीमांत उपयोगिता बराबर है तो इसका तात्पर्य है कि उपभोक्ता को मिलने वाली जो हर एक वस्तु पर उसने जो खर्च किया है उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो कैसे हो गई, समसमांत हो गई है। तो चलो देखते हैं कि क्या है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर डिमांड, क्या बताता है रिलेटेड विथ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। अब समझ में आ गया इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इक्विमार्जिनल यूटिलिटी यानी जिसे हम लोग कहते हैं समान सीमांत उपयोगिता, यानी हर वस्तु पे जो हम लोग खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाली हमारी जो उपयोगिता होगी वो सम होगी, यानी एक जैसी होगी, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। हम लोगों ने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सिर्फ कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी देखा था, लेकिन क्या हम लोग सही में एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन ले पाते हैं क्या? नहीं ले पाते हैं। तो ये जो इक्विमार्जिनल यूटिलिटी है ये बताती है कि जो हमारी बहुत सारी डिमांड्स है, जो हमारी बहुत सारी खर्चे हैं, उससे हम लोग किस तरह से पैसे उसके ऊपर स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकते हैं। The behavior of consumer demand can also be explained with the help of the law of equimarginal utility. According to this law, a consumer will be at equilibrium when marginal utility of x divided by price of x is equal to marginal utility of divided by price of y. यानी देखिए x कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, जितना मैंने पैसा स्पेंड किया है उतनी ही यूटिलिटी वाई कमोडिटी के ऊपर पैसा स्पेंड करने से अगर मुझे मिलती है, देन आई से दैट देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम। बराबर है, दैट इज़ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी
फ्रॉम बाइंग एक्स कमोडिटी एंड बाइंग द वाई कमोडिटी, यानी दोनों के ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी आफ्टर स्पेंडिंग अ मनी मुझे सेम मिलती है तो ही मैं कहती हूँ कि आई एम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। The ratio of marginal utility and price are equalized in purchasing the various commodities। यानी क्या देखते हैं कि उससे मिलने वाली जो हमारी समसमान तो उपयोगिता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, वो किस तरह से हम लोगों को इक्वलाइज करना है प्राइस से। समझिए 1 रुपया स्पेंड करके मुझे अगर उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के ऊपर मैं 1 रुपी स्पेंड करती हूँ, तो उससे मुझे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वाई यूनिट के ऊपर 1 रुपया स्पेंड करके जितनी मिलती है उतनी ही होगी। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, वहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, हमारी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इज इक्वलाइज्ड इन परचेसिंग द वेरियस कमोडिटीज़। तो इसी प्रकार से हम लोग जो वेरियस कमोडिटीज़ को परचेस करते हैं उससे देखते हैं कि जो हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं हर एक कमोडिटी के लिए, जो हमने प्राइस पे की है, उससे हमें मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम है। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ एक्स इज रिड्यूस्ड, देन द इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी डिस्टर्ब। होगी कि नहीं होगी? जैसे मैंने कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, यानी एक्स कमोडिटी को से मिलने वाली यूटिलिटी मैं किसके साथ रिलेट कर रही हूँ? प्राइस के साथ रिलेट कर रही हूँ। अगर वो प्राइस एक्स की कम हो जाती है और मैंने उतनी ही कमोडिटीज़ से उसको अगर परचेस किया है, तो ऑब्वियसली मेरा इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या देखूँगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। यानी मुझे जो मिलने वाली यहाँ पे इक्विलिब्रियम, जो प्रीवियस इसमें इक्विलिब्रियम थी, वो यहाँ पे अभी डिस्टर्ब हो गई। क्यों डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि अभी प्राइस ऑफ एक्स जो है कम हो गई है, यानी ही मैंने उसके ऊपर जो स्पेंड किया हुआ पैसा है एक्स के ऊपर, वो मुझे उससे मिलने वाली यूटिलिटी से कैसा हो गया? ज़्यादा हो गया। इसलिए मुझे अब फिर से क्या करना पड़ेगा? हैंस इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम अगेन द कंज्यूमर विल हैव टू रिड्यूस इट्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई टू सम एक्सटेंट टिल बोथ द रेशियोज आर इक्वलाइज्ड। यानी अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स का कंजम्पशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, वाई का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, सो दैट आई विल बी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। As such, he will have to purchase more units of X and less of Y. That means he will substitute commodity X for Y when the price of X falls till the ratio of marginal utility and price of these commodities are equalized again. यानी फिर से मुझे क्या मिलना चाहिए? Marginal utility of X divided by price of X is equal to marginal utility of Y divided by price of Y. This type of consumer behavior with price change of a commodity is technically expressed by Marshall as the substitution effect and the income effect of price change। ये जो हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है? जैसे प्राइस चेंज हो जाती है तो उसने क्या किया है? जिसकी प्राइस रिड्यूस हो गई है उसके कंजम्पशन को थोड़ा कम किया है और दूसरे कंजम्पशन को क्या किया है? उसने बढ़ा दिया है। उससे उसने अपने इसमें कहा है कि एक तो हम लोग उसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कह सकते हैं, या तो ये बिहेवियर जो चेंज हो गया है वो इनकम इफेक्ट के वजह से। तो लेट अस सी व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। According to Marshall, when the price of a commodity falls, the consumer is induced to substitute more of the relatively cheaper commodity, one whose price has fallen, for the dearer one whose price has remained unchanged। क्या कहा है? जैसे कि फॉल हो जाती है किसी कमोडिटी की प्राइस, तो वो क्या करता है? टू सब्सटीट्यूट मोर ऑफ द रिलेटिवली चीपर कमोडिटी, यानी जिसकी प्राइस कम हो गई है उसका जो सब्सटीट्यूट है उसे वो परचेस करना चाहता है जिसकी की प्राइस अनचेंज्ड है। देखिए, चीपर कमोडिटी यानी जिसकी प्राइस कम हो गई है, और डियरर यानी जिसकी प्राइस अनचेंज्ड है। This is because when the price of a commodity falls, the consumer's marginal utility for that commodity becomes comparatively high. Hence,
To increase his total satisfaction, he finds it's worthwhile to purchase more of the cheaper commodity as against the dearer one. यानी क्या हो गया है, जैसे कि एक कमोडिटी की प्राइस जो है वो फॉल हो गई है, कंज्यूमर्स मार्जिनल यूटिलिटी फॉर दैट कमोडिटी बिकम्स कंपैरेटिवली हाई. अभी उसकी वो क्या हो गई है, मार्जिनल यूटिलिटी एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट, यानी अदर प्रोडक्ट है ना द डियरर वन, वो कैसे हो गई है, उसकी हाई हो गई है. इसीलिए उसे अपना सेटिस्फैक्शन जो है इंक्रीज करना है, इसीलिए वो क्या करता है, टू परचेस मोर ऑफ द चीपर कमोडिटी एज अगेंस्ट द डियरर वन. This is the most common psychological attitude of every consumer, since substitution effect is always positive and larger quantity of the commodity will be purchased at a lower price. क्यों? क्योंकि अगर obviously मुझे अगर लग रहा है कि जो इसकी प्राइस कम हो गई है, तो मैं क्या करना चाहूँगी, उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा इसमें परचेस करना चाहूँगी. यानी ही प्राइस फॉल हो रही है तो मेरा ये कैसा हो गया, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है और मैं वो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करना चाहती हूँ. सेकेंड वन इज़ इनकम इफेक्ट. This refers to the changes in the real income of the consumer due to changes in price when the price of a commodity falls. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर एक हाथ कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो गई है, तब मेरे पास जो रियल इनकम है, एक्चुअली माय इनकम इज़ नॉट इंक्रीजिंग, माय रियल इनकम इज़ इंक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि अभी उतनी ही कमोडिटी परचेस करने के लिए मेरे पास कितना पैसा बच गया, ज़्यादा. ऑब्वियसली समझ लीजिए, जैसे मैं 100 रुपये लेके पहले बाहर जा रहे थे, ठीक है, 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल मुझे भरना होता था. अब देख लीजिए कि अब पेट्रोल समझ लीजिए 95 रुपीज़ पे आ गया है, 90 रुपीज़ पे आ गया है. तो अब मेरा इनकम वैसे तो बढ़ा नहीं है, लेकिन क्यों मेरा रियल इनकम बढ़ा है, क्योंकि अब मुझे 100 रुपये के बजाय अब मुझे सिर्फ कितने पे करने हैं, 90 रुपीज़. तो इस तरह से रियल इनकम मेरा क्या हो गया है, चेंजेस इन प्राइस व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स. The purchasing power of real income of the consumer will rise. That is, the consumer can now purchase the same amount of commodity with less money, or we cannot purchase more with the same money. समझ में आया है कि क्या हो रहा है. अभी मुझे वो जो कमोडिटी मैं जो परचेस कर रही थी पहले, उससे अभी मुझे कैसा पैसा देना है, कम पैसा देना है. ठीक है. इनकम इफेक्ट में हाउएवर बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. क्या होता है इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है. अब ये पॉजिटिव क्या है, व्हेन अ कमोडिटी हैज़ रिलेटिवली अ हायर मार्जिनल यूटिलिटी द इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव. क्या हो गया है, कमोडिटी हैज़ रिलेटिवली अ हायर मार्जिनल यूटिलिटी such that the surplus amount realized due to the fall in price of the commodity will be spent on the same commodity. देखिए, जब प्राइस जो है कम हो गई है, कम होने के वजह से अगर मैं वही जिस कमोडिटी की प्राइस कम हुई है उसी के ऊपर अभी मैं ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही हूँ, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव इफेक्ट. समझ में आया है? फिर से बताती हूँ. एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे प्याज के दाम देख लीजिए. पहले समझ लीजिए 80 रुपीज़ किलो हम लोगों को मिल रहा था ऑनियन, लेकिन अब समझ लीजिए कि तब मैं 80 रुपीज़ जब मिल रहा था तो मैं क्या कर रही थी, 1 kg ऑफ ऑनियन आई परचेस. लेकिन जब वो 40 रुपीज़ kg पे आ रहा है तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑनियन की तो मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसे कितना कर रही हूँ, 2 kg परचेस कर रही हूँ. यानी ही पहले जो मैं 1 kg परचेस कर रही थी, अभी उसकी प्राइस फॉल होने की वजह से मैं उसी कमोडिटी को ज़्यादा इसमें खर्चा कर रही हूँ, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ पॉजिटिव इफेक्ट. Income effect is said to be zero if the entire surplus income gain due to the fall in price is spent on some other commodity. लेकिन समझ लीजिए कि ओनियन की प्राइसेस कम होने के वजह से अभी मेरी रिक्वायर्ड 1 kg की है, अभी मेरे पास 40 रुपीज़ जो है वो लेफ्ट ओवर है. लेकिन ये मैं ऑनियन के ऊपर स्पेंड ना करते हुए समझ लीजिए पोटैटो परचेस करने के लिए खर्चा कर रही हूँ, तो हम लोग इसे कह रहे हैं ज़ीरो इफेक्ट. ठीक है. लाइकवाइज द इनकम इफेक्ट may be negative when the quantity purchased is less than before with a fall in the price of a given commodity.
लेकिन अब निगेटिव इफ़ेक्ट कब होता है? प्राइस कम हो गई तो मैंने उसको उसके ऊपर जो स्पेंड करने वाली मनी है उसको और कम कर दिया, तो ऐसे इसको क्या कहा जाता है? निगेटिव इफ़ेक्ट। यानी कम हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ? वो पर्टिकुलर कमोडिटी पे अपना जो खर्चा करने वाला जो इनकम था, जो मैं पैसे खर्च कर रही थी, वो और मैंने कम कर दिए हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा है? निगेटिव इफेक्ट। This generally happens in the case of inferior goods, and this phenomenon is described as the Giffen's paradox in the case of inferior goods. Thus, when the price falls, demands also falls. ये जनरली इन्फेरियर गुड्स के लिए होता है, जिसे हम लोग निगेटिव इफेक्ट कहते हैं। समझ लीजिए कि एक गेहूँ है जो मार्केट में इन्फेरियर क्वालिटी का मिल रहा है, उसकी प्राइस और कम हो गई। प्राइस कम होने की वजह से मैंने उसकी लेसर क्वांटिटी परचेस की, और जो सुपेरियर क्वालिटी का व्हीट है उसको मैंने परचेस करने के लिए अपने पैसे लगा दिए हैं। तो जो मैं इन्फीरियर गुड्स के ऊपर जो और सस्ता हो गया है उसके ऊपर और स्पेंड ना करते हुए मैं उसके ऊपर कम स्पेंड कर रही हूँ, और ज़्यादा स्पेंड में अच्छी क्वालिटी के व्हीट को परचेस करने के लिए कर रही हूँ, एंड दैट इज़ नोन एज निगेटिव इफेक्ट। और ये हमारा आता है गिफेंस पैराडॉक्स में, जिसे हम अलग इससे दूसरे लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। Thus, it may be concluded that normally when the price of a commodity falls, its demand rises and vice versa. इसलिए हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस जब फॉल हो जाती है तो हम लोग उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं, या फिर प्राइस ज़्यादा हो जाती है, राइज हो जाती है, तो हमारी डिमांड फॉर दैट कमोडिटी फॉल्स कम हो जाती है। ओके, थैंक यू।